अगली खबर की सवाल यह कि क्या देश में बीएलओस की मौत के पीछे एसआईआर की प्रक्रिया जिम्मेदार है? पिछले दिनों चुनाव आयोग ने देश में कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया लागू कर दी। इस प्रोसेस को पूरा कराने की जिम्मेदारी बूथ लेवल ऑफिसर्स के कंधों पर है। इसी दौरान देश भर में बीएलओस की मौत की खबरें आने लगी। बड़ी बात यह है कि इन मौतों का जिम्मेदार देश का विपक्ष चुनाव आयोग को बता रहा है। हालांकि यह बात किसी से छिपी नहीं है कि देश के विपक्ष को शुरू से ही एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया से दिक्कत, इसे रोकने की भरपूर कोशिश विपक्षी दलों की ओर से की जा रही। लेकिन सवाल यह कि क्या बीएलओस की मौत की आड़ में पूरी प्रक्रिया को रोकने की फिराक में एक बार फिर से विपक्ष जुट गया है? आपको बड़ी खबर बताते हैं। देश में जारी एसआईआर और बीएलओस की मौत की खबर को लेकर यह बड़ी खबर है। कांग्रेस ने बहुत बड़ा दावा किया है। यह सनसनीखेज दावा कांग्रेस की ओर से, एसआईआर के चलते देश भर में बूथ लेवल ऑफिसर्स की मौत हो रही है। 20 दिनों में 20 बीएलओस की जान चली गई है, ये कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है। बाकायदा इसके लिए ये लिस्ट जारी की गई है। अब ये कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि ये जो मौतें हो रही है इसका जिम्मेदार कौन? वोटर लिस्ट में हेराफेरी के दबाव के चलते बीएलओस की मौत हो रही है, ये कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है। एसआईआर को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। वहां चुनाव आयोग ने जवाब भी दिया। लेकिन ये जब प्रक्रिया बिहार में लागू हुई, चुनाव संपन्न हुआ, सरकार बन चुकी है, पूरे देश में जब इसे लागू किया जा रहा है तो विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। हालांकि इसका एक पहलू यह भी है कि बंगाल से घुसपैठियों के भागने की भी तस्वीरें सामने आई। बावजूद इसके इस प्रक्रिया को लगातार विपक्ष निशाने पर रख रहा है। और एक बार फिर से जब बीएलओस की मौत हो रही है तो एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देश में जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तब से ही विपक्ष इसे मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने पहले ईवीएम के खिलाफ अभियान छेड़ा, लेकिन अब मामला एसआईआर तक जा पहुंचा है। एसआईआर को विपक्ष गलती बता रहा है कि वोट चोरी का इससे अच्छा साधन हो ही नहीं सकता। साथ ही एसआईआर प्रक्रिया में शामिल बीएलओस की मौत को लेकर कांग्रेस के नेता बहुत आक्रामक हो गए और सीधे सीधे चीफ इलेक्शन कमीशन और सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं की ओर से इस पर क्या कहा जा रहा है, मैं आपको सुनाता हूं। भाई आप ये कहते रहो एसआईआर घुसपैठिया, बिहार में कितने घुसपैठिए निकले बताओ तो। एक घुसपैठिए का नाम नहीं दे रहे एसआईआर में जो निकल कर आए हो। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा गृह मंत्री बार बार अपनी विफलता क्यों बताते हैं साहब कि मेरे रहते हुए घुसपैठिए आ गए देश में। एसआईआर विपक्ष का मुद्दा नहीं है, माफ कीजिएगा। एसआईआर इस देश के एक एक वोटर का, एक एक नागरिक का मुद्दा है। देखिए आप बीएलओस पर ही आ जाइए, कितने बीएलओस आत्महत्या कर रहे हैं। नोएडा में यहां पड़ोस में 67 बीएलओस पर एफआईआर करा दी गई डीएम द्वारा। बीएलओस पर किस तरह का दबाव, किस तरह का प्रेशर डाला जा रहा है? क्या उनसे इलेक्टोरल रोल्स को जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ करने को कहा जा रहा है? ये भी उदाहरण मिले हमें। एसआईआर का मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये वोट चोरी का सबसे पुख्ता, सबसे सशक्त माध्यम है और इसीलिए ताबड़तोड़ तरीके से ये किया जा रहा है। हम तो पलटकर सवाल पूछना चाहते हैं कि उन 20 दिनों में 7 राज्यों में करीब करीब 20 बीएलओ की मौत हो चुकी है। कुछ इतना ज्यादा प्रेशर है कि लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, कुछ लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लिखकर आत्महत्या कर रहे हैं कि इतना प्रेशर है। ये प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है? इस बात का चुनाव आयोग जवाब देगा कि नहीं देगा? इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? इन मौतों के जिम्मेदार ज्ञानेश गुप्ता और नरेंद्र मोदी हैं। इन मौतों का जिम्मेदार का जब सवाल आता है उस पर कोई कुछ बोलता नहीं है। ज्ञानेश गुप्ता वैसे बहुत ज्ञान देते हैं, बीएलओ की लगातार मौत हो रही है, उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। जुबानी तौर पर कैसे निशाना साधा कांग्रेस पार्टी ने, यह आपने देख लिया, लेकिन जो लिस्ट जारी की गई है उसको देखना बहुत जरूरी है। कैसे बीएलओ की मौत हो रही है, देखिए ये कांग्रेस की लिस्ट है और उसमें दावा किया जा रहा है कि अरविंद जो बीएलओ थे उन्होंने आत्महत्या कर ली है, गुजरात के रहने वाले। रमेश की मौत हो गई, ये भी गुजरात के रहने वाले। शांति ने सुसाइड कर लिया, पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। अनीश ये केरल के रहने वाले, इन्होंने भी सुसाइड कर लिया। मुकेश ने भी सुसाइड कर लिया, जो राजस्थान के रहने वाले थे। ये बीएलओ लगे हुए हैं एसआईआर की प्रक्रिया में। आगे हरिओम की बात सामने आ रही है, दावा किया जा रहा है इनकी मौत हो गई, कैसे हुई अभी तक ये पता नहीं चला। संतराम के बारे में भी कहा जा रहा है, जो राजस्थान के रहने वाले हैं, इनकी भी मौत हो गई है। उदय भान ने आत्महत्या कर ली क्योंकि विपक्ष बार बार कह रहा है कि ये प्रेशर के चलते आत्महत्या कर रहे हैं। भुवन की मौत हो गई जो कि मध्य प्रदेश के, सीताराम की भी मौत हो गई, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले। ये कांग्रेस की लिस्ट में आपको बता रहा हूं। इसके अलावा बीएलओ नमिता, जाहिता, कल्पना, डिंकल और उषाबेन,
इन लोगों की भी मौत एसआईआर प्रक्रिया में लगे होने के बाद हुई है। और इसको लेकर, क्योंकि इसमें आप देखेंगे एक आत्महत्या और बाकी मौतें हुई हैं, तो ये हेल्थ इश्यूज से भी मौतें हो रही हैं, दूसरे कारणों से भी मौत हो रही है। लेकिन विपक्ष बताने की कोशिश कर रहा है कि जो बीएलओस की मौत हो रही है वो एसआईआर के दबाव के चलते हो रही है। कुछ और नाम आपके सामने, मनीराम सुजान सिंह, आंगनवाड़ी सेविका जिन्होंने सुसाइड की कोशिश की, विपिन यादव, इन्होंने भी सुसाइड की कोशिश की। ये पूरी लिस्ट कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी की गई। जाहिर बात है, अगर बीएलओस की मौत हो रही है तो यह बहुत बड़ा सवाल है कि मौत कैसे हो रही है और इसे रोकना होगा। लेकिन पूरी एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठा देना, जो विपक्ष कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि बीएलओस की मौत एक हथियार मिल चुका हो विपक्ष को, जिससे कि वो इस पूरी प्रक्रिया को रोक सके। अभी हमने जो आपको लिस्ट दिखाई उसमें मध्य प्रदेश के 6 बीएलओस के नाम शामिल, जिन्हें लेकर कांग्रेस का दावा यह कि चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करने को लेकर दबाव बनाया जा रहा था और इसके चलते बीएलओस ने या तो सुसाइड करना मुनासिब समझा या अनुचित या अतिरिक्त दबाव झेल नहीं पाए, इसके चलते हार्ट अटैक से उनकी जान चली गई। हालांकि मध्य प्रदेश के चुनाव आयुक्त ने कांग्रेस के दावों को गलत बता दिया। मध्य प्रदेश के चुनाव आयुक्त ने सोशल मीडिया पर फैक्ट चेक करने का दावा किया और मारे गए बीएलओस और उनकी बीमारियों को बहुत डिटेल्ड तरीके से बताया। यह तस्वीर आप देखिए। मध्य प्रदेश के 6 बीएलओ की मौतों को लेकर कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि अनुचित दबाव था, इसके चलते या तो लोगों ने आत्महत्या कर ली या तो प्रेशर में मौत हो गई। लेकिन इस पर जवाब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश की ओर से सामने आया। इस बीच बीएलओस की मौत को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जौनपुर में बीएलओ विपिन यादव की मौत की खबर, इन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान दी। विपिन की मौत से परिजनों का रो रो कर हाल बेहाल है। कांग्रेस नेता अजय राय बीएलओ विपिन के घर पहुंचे। क्या कारण था? क्या वाकई में एसआईआर का इतना दबाव है कि बीएलओ आत्महत्या कर ले रहे हैं? अच्छा, ये ऐसी प्रक्रिया नहीं कि जो देश में पहली बार हो रही है, ये पहले भी होती रही है एसआईआर की प्रक्रिया। इससे पहले हाल फिलहाल में बिहार के चुनाव में हुई, तब बीएलओस की इतनी मौतें नहीं हुई। अचानक से बीएलओस की मौत होना बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। जौनपुर में जो बीएलओ अब नहीं रहे दुनिया में, उनके परिवार की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहे जरा देखिए। हमारे बेटे लास्ट टाइम कब आपकी बात हुई थी उनसे? कल सुबह बात हो गई थी, बात हमने किया, हमने इसको बहुत समझाया आपका बेटा ये बहुत बड़ी काम नहीं है, काम होगा धीरे धीरे करना, तुम जो ऐसे काम मत करना, कदम मत उठाना। तनाव में था वो। हाँ, तनख्वाह भी नहीं मिल रही थी, तनाव बहुत था, इधर से अपना काम चला रहा था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय मृतक बीएलओ के परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने उस दौरान क्या कहा, आपको सुनाते हैं। व्यक्ति जो दिन रात सेवा करके, पढ़ाई लिखाई करके, बाप ने किस तरह किसानी से मेहनत करके पढ़ाया होगा, पैसा एक पैसा इकट्ठा करके, आज वो चला गया। हमारी मांग है कि जैसे जो प्रताड़ित किया उनको एसडीएम ने प्रताड़ित किया, बीडीओ ने प्रताड़ित किया, लेखपाल ने प्रताड़ित किया, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए और इस परिवार को 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता और उनकी पत्नी को नौकरी मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरी, और पूरे इस परिवार की सुरक्षा का देखभाल करने की जिम्मेदारी सरकार की है। पूरे प्रदेश के अंदर ये तीसरी घटना हो गई। एक घटना मलिहाबाद की है, दूसरी घटना फतेहपुर की है, तीसरी घटना ये जौनपुर की है। और जो जिस तरीके का अभी उनके साले साहब ने कहा कि उनका वोट काटने के उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि आप सबका वोट काटिए, तो वोट उन्होंने कहा कि हम वोट नहीं काटेंगे, हम जोड़ेंगे, काटेंगे नहीं। तो जोड़ने का काम ये सरकार पूरी तरीके से जो बैठी है, चुनाव आयोग, ये मिलकर आज पूरे देश को तबाह कर रहे हैं, पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी घटना उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से भी सामने आई। एसआईआर सुपरवाइजर सुधीर कुमार के परिवार में एक शादी थी, लेकिन शादी से सिर्फ 1 दिन पहले सुधीर कुमार ने फांसी लगाकर जान दे दी। परिवार दावा कर रहा है कि शादी के लिए छुट्टी नहीं मिलने पर और काम का दबाव होने के चलते उन्होंने जान दी थी। कानून को हमें बहुत दबाव डाले, काम और घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। कल छुट्टी का एप्लीकेशन भी गया, लेकिन वो छुट्टी नहीं दी, कह रहे सस्पेंड कर दिया। 1 दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया, इसी के उनको सदमा लग गया। आज सुबह फिर से आके उनको इतना हड़का है, काम कौन करेगा, काम कराओ चल के, ये एप्लीकेशन दिया गया तो तुम घर क्यों आए? उनको जब से वो घर आए तुरंत दरवाजा बंद कर, कोई जाने नहीं पाया, बस उतने में 2 मिनट में फांसी लगा लिए। कल बारात जानी थी क्या? हाँ, कल बारात है, आज मैन था। कल शाम को खाना पीना सब कुछ खाए, खूब अच्छे से रहे हैं। आज जब से सुबह आया है तभी से ये सब हो गया। न वो आता ना फांसी लगती। क्या चाहिए?
आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हमें न्याय चाहिए, बस हमें न्याय चाहिए। हमारी एफआईआर लिखाइए, हमें बस न्याय चाहिए, तभी यहाँ से बॉडी जाएगी। नहीं इससे पहले बॉडी जाएगी नहीं यहाँ से। एसआईआर की प्रक्रिया या चुनाव के वक्त में आपने बीएलओ शब्द को कई बार सुना होगा। इसका फुल फॉर्म होता है बूथ लेवल ऑफिसर। लेकिन ये करते क्या है, कैसे इनकी नियुक्ति होती है, मैं आपको सब समझाता हूं। बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर हर बूथ का चुनावी मालिक आप कह सकते हैं। वोटर लिस्ट को अपडेट करने का जिम्मा इन्हीं बीएलओ के पास होता है। नए वोटर्स का रजिस्ट्रेशन करवाना, वोटर लिस्ट से मृत या स्थानांतरित के नाम हटाना, ये इनका काम होता है। घर घर जाकर वोटर लिस्ट सत्यापित करना, ये इनका काम होता है। वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ पर व्यवस्था करने में ये मदद करते हैं। ईपीआईसी यानी कि वोटर आईडी कार्ड की त्रुटियों को सुधारना इनका काम होता है। और दरअसल ये नियुक्त इस तौर पर किए जाते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर पोस्ट नहीं है। जो सरकारी कामकाज में लगे हुए लोग होते हैं उन्हें ये डेजिग्नेट किया जाता है, उन्हें ये काम अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है और उसके बाद चुनाव के वक्त में या एसआईआर की प्रक्रिया के वक्त में वो इस पूरी प्रक्रिया को निपटाते हैं। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। हमारे साथ मनीष यादव जुड़ गए फतेहपुर से और राकेश पांडे हमारे साथ गोंडा से जुड़ गए। राकेश, पहले मैं आप ही का रुख कर लेता हूं, हालांकि वो तस्वीरों में स्क्रीन में दिख नहीं रहे। राकेश, जिस तरह से बीएलओस की मौत का सिलसिला काफी पिछले दिनों से बढ़ गया है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही। हालांकि मौत के कारण कई हो सकते हैं, जैसा कि परिवार वाले भी कह रहे हैं, जैसा कि आयोग की तरफ से भी कहा जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसे इस तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहा है चूंकि एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है तो बीएलओस की मौत हो रही है। निश्चित तौर पर अनुराग, देखिए एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है और जाहिर सी बात है कि विपक्षी दल इसे मुद्दा बना रहे हैं और इस बीच अगर कोई भी घटनाएं अगर इस तरीके से होंगी तो विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही, ये उनका काम भी है। लेकिन देखिए, मैं नवाबगंज पहुंच चुका हूं। जिन विपिन यादव की बातचीत हो रही है, मैं बस गांव के प्रवेश द्वार पर हूं जहां पर दरअसल वो रहते थे। नवाबगंज थाने के पास जो है आनंद जायसवाल एक है, उनके घर में वो किराए पर रहते थे। सभी लोग तो जा चुके हैं, चूंकि जौनपुर में मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले थे, वहां पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होनी है। लेकिन फिर भी मैं पहुंचा हूं पूछते हुए, ताकि अगल बगल के लोगों से बातचीत कर सकूं कि मानसिक स्थिति क्या थी, किस दौर से गुजर रहे थे, वाकई दबाव था, अगल बगल के लोग क्या महसूस कर रहे हैं। क्योंकि अगर जाहिर सी बात है कि अगर कुछ होगा तो अगल बगल के लोगों को इस बात का अंदाजा होगा। बहुत सारी बातें, बहुत सारे वर्जन आ रहे हैं वायरल वीडियो में कि सरकारी अधिकारियों ने दबाव डाला, ये वाकई दबाव था या पहले से कोई परेशानी चल रही थी। हमारे एक जान परिचित के हैं, उन्होंने बताया कि पहले से भी कुछ उन्हें दिक्कत थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये सब कुछ जांच का विषय है और जांच का विषय है और इसीलिए जमीनी हकीकत जानने के लिए मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। वो रिपोर्ट भी अब से थोड़ी देर बाद भेजूंगा और मैं लोगों से बातचीत करूंगा, तब जाकर पता चलेगा कि वाकई पहले से कोई मानसिक दबाव था, कोई परेशानी थी या फिर वाकई सरकारी दबाव के चलते इस तरीके से घटना या इस तरीके का कदम उन्होंने उठाया है। ये लेकिन बहुत सारी बातें अनुराग, जिस तरीके से आप जिक्र करते बिहार में एसआईआर वहां पर कुछ हुआ क्या, काम का दबाव होना, टारगेट होना, ये इतनी बड़ी बात नहीं है या कोई टारगेट है कि इस तारीख तक आपको इतना काम कर लेना है। मेरे हिसाब से इतनी बड़ी ये समस्या नहीं हो सकती कि कोई इसके चलते सुसाइड कर ले, बावजूद इसके कोई किसी तरीके का अनैतिक दबाव अगर ना हो तो। लेकिन ये भी जांच का विषय है कि क्या दबाव था या नहीं था। जिस तरीके से आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि कहीं है कि वोट काट दो, जोड़ दो, इस तरीके की बातें, ये सिर्फ सियासी प्रतिक्रियाएं हैं या क्या है, ये जांच का विषय है। लेकिन हाँ, इस तरीके से अगर मौतें होती हैं, अगर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अगर कोई सुसाइड की घटना हो जाती है और ऐसे समय में होती है जब एसआईआर है, तो उसको इससे जोड़ दिया जाता है। लेकिन ये जांच का विषय है और हमें तो रात तक ये भी पता चला कि एडीएम की ओर से संभवतः इस बात की जानकारी दी गई है कि पहले से वो बीमार चल रहे थे, परेशान थे। क्या वाकई इस तरीके की बात है? ये बहुत सारी बातें हैं जिनका पटाक्षेप जो है अनुराग वो जांच के बाद हो पाएगा। लेकिन हाँ, अभी कयास है और राजनीतिक दलों को मौका मिला है, तो जाहिर सी बात है वो चाहते नहीं है कि एसआईआर एक डेडलाइन के अंतर्गत हो, तो वो इस पर सवाल उठाएंगे। अनुराग और राकेश, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया, क्योंकि एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया जो देश में पहले भी होती रही है। ये वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के लिए जरूरी बताया जाता है। अब भाई, बीएलओ की मौत हो रही है, बहुत सीरियस कंसर्न है मनीष, लेकिन पूरी प्रक्रिया को सवालों के घेरे में रख देना यह अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है और यह पता चलता है कि जो एसआईआर से द्वेष है विपक्षी पार्टियों का, वो किसी भी तरीके से उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप फतेहपुर में मौजूद हैं और जिन बीएलओ की मौत की बात सामने आ रही है मनीष, क्या वाकई में एसआईआर का ही दबाव था या कोई और बात अभी तक निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि बहुत सारी बातें हवा में तैर रही हैं इन चीजों को लेकर। देखिए अनुराग, परिवार के दावे अलग हैं, हालांकि प्रशासन अपने स्तर पर जांच कर रहा है। जो मोटी बात निकलकर सामने आई है, जो लेखपाल संघ का भी कहना है कि जो संबंधित एसडीएम है उनका व्यवहार ठीक नहीं है, जिसके चलते कई कर्मचारी और भी परेशान रहते हैं। क्योंकि राजस्व विभाग का जिम्मा पूरा ये लोग देखते हैं, तो ऐसे में राजस्व विभाग में काम बहुत ज्यादा रहता है, तो अधिकारी का रवैया ठीक न होने के चलते कई बार व्यक्तिगत
तौर पर ऐसी टिप्पणियां होती हैं जिससे व्यक्ति आहत हो जाता है। इस मामले को भी उसी एंगल से भी पुलिस प्रशासन के अधिकारी पड़ताल कर रहे हैं। पारिवारिक एंगल भी हो सकता है, उस मामले में भी जांच की जा रही है। हालांकि परिवार का दावा है चूंकि शादी उनकी आज होनी थी और शादी के दौरान अवकाश की बहुत जरूरत होती है, तो अवकाश न मिलना अवसाद की एक वजह हो सकता है। तो अवकाश न मिलना, दूसरा अधिकारी की टिप्पणी जो कि नहीं होनी चाहिए। लेखपाल संघ का कहना है कि ये अधिकारी पूर्व में भी जब से यहाँ पर तैनात हुए हैं तब से इनका जो व्यवहार रहता है अपने अधीनस्थ के प्रति वो ठीक नहीं रहता। एक रजिस्ट्रार के खिलाफ भी अभी करीब 2-3 महीने पहले टिप्पणी की थी जिसके चलते उनकी भी तबीयत खराब हुई थी। तो ऐसे में ये व्यक्तिगत टिप्पणी और अवकाश न मिलना, ये 2 कारण हो सकते हैं जिसके चलते ये घटना घटी है। लेखपाल सुधीर ने आत्महत्या की है। परिवार वाले मांग कर रहे हैं कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। उन्होंने तहरीर दे दी है। प्रशासन जांच कर रहा है, जांच के आधार पर फिर एक्शन लिया जाएगा। जो भी दोषी होंगे उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा सवाल ये है कि अगर बीएलओ की मौत का मुद्दा है तो एसआईआर तक वाया बीएलओ की मौत क्यों पहुंच रहा है विपक्ष? और जो परेशानियां हैं, मतलब अगर एग्जाम में इन्विजिलेटर खराब है तो इन्विजिलेटर पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरी एग्जाम प्रक्रिया को थोड़ी रद्द किया जा सकता है। राकेश कुछ कह रहे हैं। राकेश, हाँ, मैं अनुराग ये कह रहा था, आइए आप इधर आइए। श्याम त्रिपाठी जी हैं जो यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं। मैंने इनकी मदद ली थी कि मैं वहां तक पहुंच सकूं जहां पर विपिन तिवारी रहते थे। श्याम भाई, क्या जानकारी आपके पास है? परिवार के लोग, उनके साथ के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग, तो शायद कुछ लोग जौनपुर जा चुके हैं। आपके पास क्या जानकारी है चूंकि आप यहाँ के स्थानीय है जहाँ पर वो रहते थे? सर, वो काम के डिप्रेशन को लेकर जो सूचना मेरे पास है, जो वीडियो फोटो जानकारी है, उन्होंने जहर खा लिया और जहर खा के वो यहाँ पे आके शिवपुरम कॉलोनी के पास में उनके गांव के ही एक टीचर रहते थे सजिया में, आनंद जायसवाल जी, उनके यहाँ उन्होंने सूचना दी कि मैंने जहर खा लिया है डिप्रेशन को लेकर, और वो ले जाके उनको वहाँ भर्ती कराए गोनाद हॉस्पिटल में। नहीं, तो ये डिप्रेशन किस लिए था? आनंद जायसवाल से आपकी फोन पर बात हुई थी, डिप्रेशन किस लिए था? काम के अधिकारियों के दबाव में या पहले से कोई समस्या चल रही थी जिसकी वजह से वो परेशान? एक टीचर है, नाम नहीं बताएंगे, वो साथ में पढ़ाते हैं। उन्होंने बताया कि एसडीएम साहब और बीडीओ साहब का प्रेशर ज़्यादा था कि काम को जल्दी से जल्दी समेटा जाए, तुम्हारे ऊपर मुकदमा लग जाएगा। शायद इसी बात को लेकर वो ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए और ये उन्होंने इस घटना को अंजाम। तो ये प्रेशर इतना था काम का या डेडलाइन का प्रेशर इतना था कि कोई ऐसा कदम उठा ले? अब सर, वो कुछ लोग बता रहे हैं उनके घर की भी कुछ मेंटली प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन ये जो प्रथम दृष्टिया जो सूचना आई है वो प्रेशर में थे। मतलब घर में कोई समस्या पहले से चल रही थी जिसको लेकर वो तनाव में थे और उसमें ये इस काम का दबाव? हाँ जी, ये कुछ घर का भी दबाव था, लेकिन इस काम को लेकर सारे बीएलओ दबाव में हैं। और जो शिक्षक हैं, जो बीएलओ हैं, वो बता रहे हैं कि इतना प्रेशर देते हैं कि आम आदमी बस का झेलना नहीं है, और शायद वो झेल नहीं पाए, इसीलिए यादव जी ने ऐसा घटना अपने साथ। यहाँ पर क्या किराए पर रहते थे? हाँ, किराए पर रहते थे। कृपाराम यादव एक टीचर हैं, उन्हीं के यहाँ कोल्ड स्टोर तिराहे पर किराए पर रहते थे, और आज सभी लोग मिट्टी में गए हुए। जौनपुर सब लोग चले गए। जिस विद्यालय में पढ़ाते थे उस विद्यालय को लेकर कोई? ये जैतपुर माझा प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ से पड़ेगा 2-2.5 किलोमीटर। अब वहाँ तो बंद होना चाहिए, लेकिन अभी मैं गया नहीं, पता नहीं करना पड़ेगा। और कोई ऐसी बातचीत जो आप साझा करना चाहें, आपको जानकारी हो कोई ऐसी बात? इस घटना में बहुत कुछ कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उस विषय में जानकारी नहीं है, उसने कब किया, क्यों किया, कैसा किया, और क्या कुछ हो जाए, कोई बात निकल जाए तो अच्छी बात नहीं है। आप देखिए अनुराग, जो श्याम भाई बात बता रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि घर में कुछ समस्या चल रही थी। घर में अगर समस्या चल रही थी तो क्या उसमें इसने कैटलिस्ट का काम किया, दबाव आया, एक डेडलाइन तो है कि आपको यहाँ तक एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी करनी है। उस दबाव में दोनों चीजें एक साथ जो है वो ज्यादा डेंजरस हो गई। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे तार हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हो रहे हैं। ये जांच होगी और उसके बाद जब पर्दे खुलेंगी तो शायद ये तस्वीर साफ हो सके कि आखिर ऐसा क्या दिमाग में आ गया। ये एक बहुत गंभीर मसला है कि आखिर बेलोस की जान कैसे जा रही है, लेकिन ये कहना कि चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया को हटा दे, इससे विपक्ष का ये एजेंडा पता चलता है कि कैसे वो लोग जो एसआईआर के खिलाफ थे अब एक नया मुद्दा ढूंढ रहे ताकि एसआईआर फिर रुक जाए। इधर एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी गंभीर आरोप लगा रही है। एसआईआर के दौरान सपा वोटर को 3 नंबर पर डाला जा रहा है, ये कहा गया। मतलब एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी बहुत गंभीर आरोप लगा रही है। वो कह रहे हैं कि जो वोटर्स है सपा के, उनको पर्टिकुलर एक वार्ड में डाला जा रहा है। विधायक है प्रदीप यादव जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं।
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर पहले ही विपक्ष कई सारी बातों को रख चुका है और जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चाहे वो बीएलओ की मौत का मुद्दा हो या फिर नाम कटना, नाम जोड़ देना या उनका पोलिंग बूथ चेंज कर देना, इसे लेकर अलग अलग तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं और यहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक प्रदीप यादव गंभीर आरोप लगा रहे हैं। 2003 की वोटर लिस्ट के वोट भी बीएलओ की ओर से तीसरे नंबर में दर्ज किए जाने का आरोप लगाया है। वोट काटने की साजिश, इससे पहले कांग्रेस को आपने सुना, सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही थी वो आपने सुन लिया, पवन खेड़ा क्या कह रहे थे वो आपने सुना। अब समाजवादी पार्टी के प्रदीप यादव ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जानबूझकर वोटर्स जो हैं वो पर्टिकुलर बूथ से हटा दिए जा रहे हैं जिससे कि वोट प्रभावित हो सके, जिससे कि नतीजे प्रभावित हो सके, वोट काटे जा रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि ये वोटर लिस्ट शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जो बाहरी हैं उन्हें बाहर जाना होगा, कोई बेजा वोट ना डल जाए, ये इसलिए पूरी प्रक्रिया करवाई जा रही है। प्रदीप यादव की ओर से क्या रिएक्शन आ रहा है जरा सुनिए। सभा दिव्यापुर में मैंने कई बार चेक किया, अचलदा ब्लॉक और फफूंद ब्लॉक और फफूंद नगर ब्लॉक, सॉरी, फफूंद में और अचलदा ब्लॉक में ज्यादातर फार्म बीएलओ 3 नंबर में डाल रहे हैं और 3 नंबर साइड जो है उसमें बाद में वो वोट निरस्त हो जाएगा। तो ये जानबूझ के बदमाशी की जा रही है ताकि समाजवादी पार्टी के वोट काटे जा सकें। जो वोट 2003 की सूची में है उस वोट को भी 3 नंबर में डाल के ऑनलाइन कर देते हैं और जब एडीएम से शिकायत की जाती है तो एडीएम अभद्रता से बात करते हैं और एडीएम का ये कहना है कि मुझे तो जनपद औरैया की प्रगति रिपोर्ट भेजनी है, परसेंटेज सबसे ज्यादा ऊपर करना है। जब 3 नंबर में डाल देंगे तो वो वोट ज्यादातर रिजेक्ट हो जाएंगे और ज्यादातर समाजवादी पार्टी के वोटरों को 3 नंबर में डाल के उन्हें रिजेक्ट कराने की साजिश जानबूझकर अधिकारी कर रहे हैं। ऐसे एडीएम अविनाश चंद्र पर, एडीएम औरैया अविनाश चंद्र पर तत्काल चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले और प्रभावी कार्रवाई करके एडीएम औरैया अविनाश चंद्र पर कानूनी कार्रवाई करके जनता को सही उनके वोट करा के उन्हें वोट डालने के अधिकार से वंचित होने से बचाने का कष्ट करें। ये हमारा अनुरोध चुनाव। समाजवादी पार्टी के विधायक को आपने सुन लिया कैसे आरोप लगा रही है, आपने सुना। लेकिन एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी भी बड़ा हमला कर रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया। ममता बनर्जी कह रही है बीजेपी मुझे मेरे खेल में मुझसे लड़ नहीं सकती, बीजेपी मुझे हरा नहीं सकती है। ममता बनर्जी कह रही है मुझ पर हमले पर कोशिश की तो नींव हिला दूंगी, मतलब मुझ पर हमले की कोशिश की तो नींव हिला दूंगी। ममता बनर्जी क्या कह रही है जरा सुनिए। चिरकाल सरकारे केउ থাকে না, 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর, তোমাদের সরকার থাকবে না। শকুনি মামারা সেদিন কোথায় পালাবে এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে, আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। ইলেকশনের পরে আমি একটু দেশটা চষে বেড়াবো। अगला चुनाव पश्चिम बंगाल में ही है और यहां भी एसआईआर की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है और इसी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कैसे ममता बनर्जी निशाना साध रही बीजेपी पर वो आपने सुना। अभिषेक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये बात कह रही है, ये वो राज्य है जहां पर बांग्लादेशियों के जाने की या उनके उस इलाके को छोड़ने की साक्षात तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। मतलब अगर मोटा मोटी तौर पर कहें तो एसआईआर प्रक्रिया का ठीक ठाक असर अगर कहीं दिखा तो वो पश्चिम बंगाल में दिखा। इसके बावजूद एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी निशाना साध रही चुनाव आयोग और बीजेपी पर।
देखिए, बिल्कुल 12 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर ये एसआईआर अभी हो रहा है बिहार के बाद। और जिस तरीके से बिहार में जो रिजल्ट आया था उसके बाद से ही जो विपक्षी खेमा है उसके अंदर कहीं ना कहीं एसआईआर को लेकर खलबली मच गई है। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होना है, उसकी तैयारियों में सारी पार्टियां जुट गई हैं और जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है वो एसआईआर ही नजर आ रहा है। कारण ये है कि कल बोंगाव में भी जिस तरीके से ममता बनर्जी की रैली थी और ताबड़तोड़ उन्होंने जो विपक्ष पे हमला किया और जो जिस तरीके से सबको एक साथ आने के लिए जो संदेश है वो दिया और जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी है यानी कि भारतीय जनता पार्टी है वहां पर हमला करते उन्होंने कहा कि अगर कोई बंगाल में उनकी नींव हिलाने की कोशिश करेगा तो पूरे देश में वो भाजपा की नींव हिला देंगी। ऐसे में जो तस्वीरें हमने हाकिमपुर बॉर्डर से देखी थी जो कि नॉर्थ 24 परगना का डिस्ट्रिक्ट है और वहां से बड़ी संख्या में जो बांग्लादेशी मूल के लोग थे वो वहां से जब अपने बांग्लादेश जा रहे थे तो ये साक्षात प्रमाण था कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो बांग्लादेशी हैं वो मौजूद हैं। और यही कारण है कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है जो एसआईआर है वो एक प्रयास है उन लोगों को चिन्हित करने के लिए जिन्होंने फर्जी तरीके से गलत तरीके से भारत में जो निर्वाचन है उसको करके रखा है या फिर जिनकी मृत्यु हो गई है या जो स्थलांतरित हो गए हैं उनको वहां से हटाना और नए लोगों को जोड़ना, ये एसआईआर का मुख्य जो है वो मुद्दा है। लेकिन जिस तरीके से एसआईआर का जो आरोप लगा रहे हैं लोग कि बिहार में उसका असर देखने को मिला, लग रहा है ये ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में कि इसका असर बंगाल में भी देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि एसआईआर को बंदूक बनाकर और एक कंधे पर अगर सियासी तौर पर कहें अभिषेक तो बीजेपी तो खुलकर कहती है कि घुसपैठियों के वोट कट जाएंगे, इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है। शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तर प्रदेश से बंगाल, मध्य प्रदेश से गुजरात, एसआईआर को लेकर घमासान आपने देखा। तमाम विपक्षी पार्टियां बीएलओ की मौत को लेकर इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार बता रही हैं और उसके लगते हुए बीजेपी पर भी निशाना साध रही हैं। लेकिन बीजेपी इस पर क्या कह रही है, जरा वो सुनिए। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उस संविधान ने चुनाव आयोग को कुछ अधिकार दिए हैं। उन्हीं अधिकारों के प्रयोग चुनाव आयोग कर रहा है। एसआईआर देश में कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये यदाकदा होता रहता है। जो लोग विदेशी घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाते हुए मतदाता बनाना चाहते हैं उनको एसआईआर से दिक्कत है। ऐसे लोग जब भारत के नागरिक होकर मतदाता बनेंगे तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी प्रभावित होगी। अरे भाई बंगाल, मैं आपको कह रहा हूँ ये बात बिहार में भी बोलते थे ना, क्या हो गया उनका। और कह दीजिए ममता दीदी को कि मैं बक्सर का फांसी का जो रास्ता जिसे बिहार को टांगने का काम किया था वही रास्ता लेकर के बंगाल भी पहुंच रहा हूं और बंगाल में पूरी तरह से उनका जो कुशासन है, जो उनका जंगल राज बंगाल में फैलाए हुए है, उस जंगल राज को हम भारतीय जनता पार्टी के लोग और बंगाल की जनता निश्चित रूप से उनको उस कुशासन का भी समाप्ति होगा। कोई नींव नहीं हिला देंगे। वो वहाँ की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है, घुसपैठियों से के बल पे चलने वाली सरकार है। वहाँ की सरकार कटमनी की सरकार है। बंगाल की सरकार